Hello students, welcome to All About Civil. स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। तो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में ऑलमोस्ट हमारी यूनिट कंप्लीट है। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशनशिप बिटवीन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट भी देख लिया है। तो फिलहाल हम बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो हमने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में पढ़े थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट एंड सपोर्ट्स ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो अब सोचो, सिंपली सपोर्टेड बीम जब हमने केस पढ़ा था तो सिंपली सपोर्टेड बीम में बेंडिंग मोमेंट उसका कैसे आया था। सिंपली सपोर्टेड बीम में कोई भी पॉइंट लोड लगा है तो बेंडिंग मोमेंट कैसा आएगा, एंड में। तो आंसर देखते हैं, इसका आंसर है एक्सप्लेनेशन एट द एंड सपोर्ट्स द मोमेंट डेवलप्ड इज जीरो बिकॉज देयर इज नो डिस्टेंस टू टेक द परपेंडिकुलर एक्टिंग लोड एज द डिस्टेंस इज जीरो द मोमेंट इज ऑब्वियसली जीरो। अब ये जीरो क्यों हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा था मोमेंट कब आता है। मोमेंट के लिए हमने पढ़ा था फोर्स इनटू डिस्टेंस। जब हम कर देते हैं, जितना भी फोर्स लग रहा है जब हम उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर केस में सिंपली सपोर्टेड बीम है और जब हम एंड की बात कर रहे हैं यानी कि दोनों जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर कोई लोडिंग नहीं है। तो जब कोई लोड नहीं है तो कोई यहाँ पर डिस्टेंस भी नहीं होगा। सेंटर पर तो एंड पॉइंट से डिस्टेंस आ जाता है, लेकिन जो बिल्कुल कॉर्नर वाला पॉइंट है वहाँ पर डिस्टेंस नहीं है। अगर लोड है तो डिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर जीरो हो जाता है। कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो सिंपली सपोर्टेड वाली जो वीडियो है, वीडियो लेक्चर, वहाँ पर इसको कवर कर लेना। तो बेंडिंग मोमेंट किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम के एंड में जीरो होता है, ये बात हमें क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम शियर फोर्स व्हेन अ कैंटिलीवर बीम इज लोडेड विद यूडीएल थ्रू आउट। अब आंसर दिख ही गया हमें। मैक्सिमम शियर फोर्स कब होती है, जब कैंटिलीवर बीम में हम यूडीएल लगा देते हैं पूरी लेंथ पे। तो देखो, इन कैंटिलीवर बीम्स द मैक्सिमम शियर फोर्स अकर्स एट द फिक्स्ड एंड। In the free end, there is zero shear force as we need to convert the UDL into the load. अब कैंटिलीवर बीम में मैक्सिमम shear force फिक्स्ड एंड पर आती है और फ्री एंड में जीरो shear force होती है। As we need to convert the UDL into the load, we multiply the length of the cantilever beam with UDL acting upon. और जब हम shear force फाइंड करते हैं UDL के लिए तो हम UDL को एरिया में कन्वर्ट करते हैं। फॉर मैक्सिमम शियर फोर्स टू ऑब्टेन वी ऑट टू मल्टीप्लाई लोड एंड डिस्टेंस एंड इट श्योरली अकर्स एट द फिक्स्ड एंड। अब फिक्स्ड एंड पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम होती है शियर फोर्स की वैल्यू। तो आंसर कौन सा हुआ, आंसर हुआ ए, W/L। क्वेश्चन क्लियर, पढ़ो इसको एक बार। Okay, next question. Sagging, the bending moment occurs at the dash of the beam. तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जब भी बेंडिंग मोमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस वाली फोर्स जब लगती है तो बीम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, सैगिंग होता है या हॉगिंग होता है। एक नीचे की तरफ बेंड हो जाता है और एक ऊपर की तरफ बेंड हो जाता है। तो जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, जिस रस्सी पर हम कपड़े सुखाते हैं तो जब उस पर लोड लग जाता है
तो उसकी जैसे शेप हो जाती है, तो वो सैगिंग होता है। तो ये कहाँ पर होती है सैगिंग? बेंडिंग मोमेंट अकर्स एट द डैश ऑफ द बीम। तो कौन से पोर्शन में होता है? ये तो आप लोग को पता ही होगा। कहाँ पर होता है? सेंटर में होता है। कैसे? जब हम लोड डाल देते हैं तो डिफ्लेक्शन कॉर्नर्स में नहीं आता, सबसे ज़्यादा कहाँ आता है? सेंटर में। तो इसलिए सैगिंग या हॉगिंग कहाँ होती है? बिल्कुल जो मिड स्पैन होता है, यानी कि पूरी लेंथ का जो बिल्कुल सेंटर पोर्शन होता है, वहाँ पर सैगिंग या हॉगिंग हमें देखने के लिए मिलता है। तो एक्सप्लेनेशन है, द पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट is considered when it causes convexity downward or concavity at the top। अब कॉन्वेक्स और कॉन्केव आपने शेप लेंस की देखी होगी। तो जब नीचे की तरफ कॉन्वेक्स हो जाता है और ऊपर की तरफ कॉन्केव हो जाता है, तो इस टाइप्स में जब शेप बनती है तब हम उसको बोलते हैं सैगिंग। इन सिंपली सपोर्टेड बीम्स it occurs at mid-span because the bending moment at the supports obviously be zero, hence the positive bending moment occurs in the mid-span। अब सिंपली सपोर्टेड बीम में मिड स्पैन पर ही बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है। और कॉर्नर्स पे क्यों नहीं होता? क्योंकि जस्ट हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन देखा था कि जब कॉर्नर्स होते हैं तो कॉर्नर्स पर डिस्टेंस नहीं आ पाती है। जब डिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है तो बेंडिंग मोमेंट भी ज़ीरो, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो जैसे डिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो हुई तो पूरे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो अब जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं वहाँ पर तो वैल्यू ज़ीरो ही है, लेकिन जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम आ जाती है। क्वेश्चन क्लियर? रीड कर लो एक्सप्लेनेशन एक बार। Okay, next question. What will be the variation in bending moment diagram for this diagram? अब बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कैसे होगा, यानी कि बेंडिंग मोमेंट की शेप कैसे बनेगी? तो याद करो जब हमने सिंपली फिक्स सपोर्ट में पढ़ा था कि कैंटिलीवर बीम है हमारे पास, उसमें की पॉइंट लोड लगा है बिल्कुल कॉर्नर पर, फ्री एंड पर। तो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने जब पढ़ा था, तो आप याद करने की कोशिश करो कि कैसे हमने शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ा था। तो अगर ये केस है हमारे पास, ए बी एक बीम है कैंटिलीवर बीम, जिसमें ए पर फिक्स सपोर्ट है और बी फ्री एंड है और बी पर ही लोड लगा है 10 किलो न्यूटन का। तो 10 किलो न्यूटन का लोड, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो कौन सी शेप का होगा? याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आंसर देखते हैं। आंसर है होगा इसका ट्राइंगुलर। अब एक्सप्लेनेशन देखो। एक्सप्लेनेशन, एट सपोर्ट बी द बेंडिंग मोमेंट इज ज़ीरो। जो सपोर्ट बी है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि लोड तो यहाँ पर है लेकिन डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो है, इसलिए यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो है। तो एट सपोर्ट द बेंडिंग मोमेंट इज ज़ीरो। द बीम अंडरगोज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द फिक्स्ड एंड। बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर आता है? जो भी फिक्स्ड एंड होता है।
वहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है। बाय जॉइनिंग द बेस लाइन, फ्री एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट, वी ऑब्टेन अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब जब हम इसके लिए बनाते हैं, अब देखो डायरेक्ट हम, बहुत इजी वैल्यू है, क्वेश्चन में दिया था कि आप लेंथ इसकी 2 मीटर कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिक्स सपोर्ट है, तो बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। हम डायरेक्टली फिक्स्ड पर ही फाइंड कर सकते हैं। देखो सिंपल कैसे फाइंड करेंगे, इसमें एक कॉर्नर पॉइंट के लिए फाइंड कर लेते हैं, यानी कि बी पॉइंट के लिए जहाँ पर कॉर्नर है, बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं है, फ्री एंड है। और दूसरा हम फाइंड कर लेंगे जहाँ पर फिक्स सपोर्ट है। तो जब हम बी पर फाइंड करेंगे तो बी पर क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स कितनी है, 10 किलो न्यूटन, लेकिन डिस्टेंस 0 है, तो इसलिए 10 इंटू 0 0। अब फिक्स पॉइंट पर फाइंड करते हैं, तो फिक्स पॉइंट पर कितना होगा, फिक्स पॉइंट ए के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो ए के लिए 10 इंटू डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, तो 10 इंटू 2 20, तो 20 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई है। ओके, क्वेश्चन क्लियर है। तो जब भी हमारे पास कैंटिलीवर बीम होगा, एक साइड फिक्स्ड और एक साइड फ्री एंड, तो जो फ्री साइड है वहाँ पर लोड लगने में जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो ट्रायंगुलर शेप का आएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगला देखो, 5th क्वेश्चन। What is the maximum bending moment for simply supported beam carrying a point load W kilonewton at its center? यानी कि कोई भी अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारे पास जिसमें सेंटर में पॉइंट लोड लगा है, उसकी वैल्यू क्या है, W किलो न्यूटन है सेंटर में, तो इसमें कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए यहाँ पर देखो आंसर होगा इसका डी डब्ल्यू इंटू एल अपॉन 4। कैसे, वी नो दैट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स एट द सेंट्रल स्पैन। अब हमें पता है सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर आता है, बिल्कुल जो सेंटर वाला पोर्शन होता है वहाँ पर। अब मोमेंट एट ए पर कितना होगा, और मोमेंट एट बी, यानी कि ए बी जब हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है तो दोनों एंड्स पर हमने जस्ट पढ़ा था सिंपली सपोर्टेड में मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। क्लियर है बात। अब मोमेंट एट ए इज इक्वल्स टू मोमेंट एट बी इज इक्वल्स टू 0। और सी पर कितना होगा, अब सी पर W/2 और L/2, तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास, WL/4। और यहाँ पर सैगिंग होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू पॉइंट लोड्स एंड UDL बी रिप्रेजेंटेड इन शेयर फोर्स डायग्राम। तो पॉइंट लोड और UDL शेयर फोर्स डायग्राम में कैसे दिखते हैं, तो यहाँ पर आप देखो, अकॉर्डिंग टू BIS बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज्ड फॉर स्केचिंग SFD आर। अब SFD में पॉइंट लोड और UDL के लिए कैसे शो होते हैं, तो देखो इस टाइप से शो होते हैं। यहाँ पर ये UDL है B से लेकर C तक, तो हमने कर्व में दिखाया है। और अगर पॉइंट लोड होता है तो रेक्टेंगुलर रहता है।
शेयर फोर्स जैसे आपने देखा होगा कि अगर सिंपल पॉइंट लोड लगा है तो शेयर फोर्स उसके लिए रेक्टेंगुलर होता है सेम, लेकिन बेंडिंग मोमेंट उसके लिए कर्व शेप में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश कर्व is formed due to bending of overhanging beams. overhanging beams भी हमने पढ़ लिया था. overhanging beams कौन से होता है? या तो दोनों साइड से overhanging हो, सपोर्ट से लेंथ बाहर की तरफ जा रही है. अगर दोनों साइड जा रही है वो भी overhanging का केस है, और अगर सिर्फ एक सपोर्ट से ही लेंथ बाहर है तो वो भी overhanging का केस है. तो कैसा कर्व बनता है बेंडिंग ऑफ overhanging बीम से? आंसर है इसका ए. द लाइन टू विच द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ अ बीम बेंड्स और डिफ्लेक्ट्स और डेविएट्स अंडर गिवन लोड इज नोन एज इलास्टिक कर्व और डिफ्लेक्शन कर्व. अब जो भी लाइन बनती है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से बीम की, वो डिफ्लेक्ट हो जाती है किसी भी अगर कोई भी लोड वहाँ पर लगता है तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक कर्व या फिर डिफ्लेक्शन कर्व. Elastic curve can also be known as elastic line or elastic axis. अब जो भी इलास्टिक कर्व बनता है लोड लगने से जब डिफ्लेक्ट हो जाती है लाइन, तो उसको हम इलास्टिक लाइन भी बोल सकते हैं और साथ में इलास्टिक एक्सिस भी बोल देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज. अब जितना भी स्लोप है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर किसी पॉइंट पर है तो इसमें क्या रिलेशन होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिकॉज. अब इतना समझ में आ गया, रिलेशन जो स्लोप और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बीच में होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी और दूसरी बढ़ेगी तो पहली वाली घटेगी. इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इन सिंपली सपोर्टेड बीम स्लोप इज मैक्सिमम एट सपोर्ट्स एंड जीरो एट मिड स्पेन ऑफ अ सिमेट्रिकली लोडेड बीम. तो अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम में देखें तो स्लोप मैक्सिमम कहाँ पर होता है? सपोर्ट्स पर, और वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है. और बीच में स्लोप बिल्कुल लगभग जीरो के बराबर होता है, लेकिन वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बिल्कुल मैक्सिमम की होती है. तो हेंस वी कंक्लूड दैट स्लोप एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर इन केस ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम. तो अब सिंपली सपोर्टेड बीम में जो हमने एग्जांपल देखा है कि कॉर्नर से, तो वहाँ पर स्लोप की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू वहाँ पर ज़ीरो है. और वैसे ही अगर हम सेंटर में देख रहे हैं तो सेंटर में स्लोप ज़ीरो है, लगभग ज़ीरो ही है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू वहाँ पर काफ़ी हाई है. तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट और स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द shear फोर्स एट सपोर्ट बी? सपोर्ट बी पर shear फोर्स क्या होगी? आंसर होगा डी, 0 किलो न्यूटन। क्यों? क्योंकि टोटल लोड कितना है, अगर हम देख रहे हैं 2 मीटर, 2 × 2 4। अब ये कैसे हमने अंदाजा लगाया? 2 मीटर के डिस्टेंस में 2 किलो मीटर लग रहा है और सेंटर पे लगेगा यूडीएल, तो डिस्टेंस इतनी आएगी। तो 4 किलो न्यूटन यहाँ पर टोटल लोड हो गया। shear फोर्स एट ए, ये डायग्राम में जो 2 वैल्यू है 2 मीटर, ये बी सी के लिए पूरी है। सी से लेकर बी तक 2 मीटर है और ए और सी के बीच में जो पॉइंट है वहां तक ये 1 मीटर है। तो डायग्राम में आप चेंज कर लेना, सी से लेकर बी तक 2 मीटर है और ए से लेकर सी तक 1 मीटर है। तो टोटल लोड कितना हुआ? 2 × 2 4 किलो न्यूटन। तो shear फोर्स ए पर कितना होगा? 4 किलो न्यूटन। जितना लोड उतना shear फोर्स, क्योंकि सपोर्ट ए की है तो डिवाइड नहीं हो रहा है। ए पर 4 किलो न्यूटन। shear फोर्स एट सी, सी पर बी, क्योंकि ए और सी के बीच में कोई भी लोड नहीं है। shear फोर्स बी पर कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है। तो मैक्सिमम shear फोर्स एट ए 4 किलो न्यूटन, यहाँ से वैल्यू shear फोर्स की आ जाएगी। क्वेश्चन क्लियर है? ओके, लास्ट क्वेश्चन 10th, वेयर डू द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स फॉर द बिलो डायग्राम? अब जो ये डायग्राम गिवन है इसमें ए पर फिक्स सपोर्ट है और बी पर कोई सपोर्ट नहीं है, तो कैंटिलीवर बीम हम इसको बोलेंगे। तो इसमें एक यूडीएल लगा है 10 किलो न्यूटन का, तो इसकी लेंथ आप 3 मीटर ही मानना और 2 मीटर पर ये यूडीएल है ए पॉइंट से। एक्सप्लेनेशन कैसे होगी? मोमेंट बी पर कितना होगा? 0, क्योंकि कोई जो बी लोड है बी पॉइंट, अगर हम बी की बात कर रहे हैं तो कहीं से भी डिस्टेंस नहीं आ रही है, तो बी पर डिस्टेंस 0 की वजह से बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 है। अब मोमेंट एट सी, सी पर कितना मोमेंट होगा? सी पॉइंट है जहाँ से यूडीएल शुरू हो रहा है। ए से ए के पास हम देखें तो सी पॉइंट वो है जहाँ से शुरू हो रहा है। ए से लेकर सी तक डिस्टेंस है 2 मीटर। ये डायग्राम में थोड़ी गड़बड़ी है। तो मोमेंट एट सी हो जाएगा -10 × 3 × 3/2, तो वैल्यू आ गई 45 किलो न्यूटन मीटर माइनस में। कैसे हुआ ये? -10 × 3, जितना भी लोडिंग है -10, क्योंकि नीचे की साइड लग रहा है, और 10 किलो न्यूटन पर मीटर है, कितने में लग रहा है? 3 मीटर में। तो 10 × 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी इसका सेंटर होगा 3/2 से, तो 45 किलो न्यूटन मीटर। और मोमेंट एट ए आ जाएगा -10 × 3 × 1.5, 3 का हाफ कर दिया प्लस ए से लेकर सी तक डिस्टेंस को ऐड कर दिया, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया -105। अब सी से लेकर ए तक कोई भी बीच में लोडिंग नहीं है, तो वैल्यू ए पर भी बिल्कुल सेम रहेगी। तो कितनी वैल्यू आई? 105 न्यूटन मीटर हॉगिंग, यानी कि अब बेंड सेगिंग तो नॉर्मल कंडीशन में हो रहा था जब हम ऊपर से लोड लगा रहे थे, तो यहाँ पर जो कंडीशन आएगी वो हॉगिंग होगा। तो ये क्वेश्चन भी हमें क्लियर है। ओके, थैंक यू।